नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। असम में सरकारी मदरसों पर तालाबंदी की खबर से राजनीतिक भूचाल आ गया। असम के शिक्षा मंत्री ने कहा कि सरकारी पैसों से सिर्फ कुरान नहीं पढ़ा सकते। राज्य सरकार के इस फैसले के बाद विपक्ष टूट पड़ा है। सरकार पर संघ का एजेंडा थोपने का आरोप लगाया जा रहा है। मौलानाओं ने सरकार से इस मामले पर पुनर्विचार करने की अपील की है और दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने सरकार के इस फैसले को सही बताया है। गिरिराज ने कहा कि किसी एक भाषा से संपूर्ण विकास नहीं कर सकते। All these madrasas will be converted to a normal regular school. Teachers will be transferred to normal regular schools. Teaching Quran cannot happen with the cost of the government. असम में सरकारी मदरसे के बंद होने का काउंटडाउन शुरू। बस चंद दिनों बाद ताला लग जाएगा। राज्य के शिक्षा मंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने हाथ खड़े कर दिए कि सरकारी खर्च पर धार्मिक पढ़ाई का भार वो नहीं उठा सकते। All these madrasas will be converted to a normal regular school, or in some cases, the teachers will be transferred to normal regular schools, and madrasas will be closed. So government will come out with this notification in the month of November. There is another reason while we believe that government should not spend money for doing something which is not in our mandate, because in my opinion teaching Quran cannot happen with the cost of the government. So if we have to teach Quran with the cost of government, then we have to teach both Bible and Bhagavad Gita also at the cost of the government. So we want to bring a similarity, uniformity, and we want to stop. इसके लिए राज्य सरकार ने पूरा ब्लूप्रिंट तैयार कर रखा है। असम में सरकारी खर्चे पर चल रहे सभी मदरसों को सरकारी स्कूल में बदल दिया जाएगा। कुछ मामलों में शिक्षकों को सरकारी स्कूल में शिफ्ट किया जाएगा। इसके लिए नवंबर में नोटिफिकेशन निकाला जाएगा। असम में करीब 600 से ज्यादा ऐसे मदरसे हैं जो पूरी तरह से सरकार चलाती है, लेकिन विपक्ष को ये बातें पच नहीं रही हैं। असम की सियासत में दखल रखने वाली AIUDF को इसमें दाल में काला नजर आ रहा है। इसके पीछे AIUDF संघ का एजेंडा बताकर हमले कर रही है। अचानक से इनको बंद करने का ये ऑर्डर जो टीचर्स को यहाँ से वहाँ ले जा रहा है, ये दुर्भाग्य है। ये मैं समझता हूँ कि सरकार को इसको उड्डय करना चाहिए और इस तरह जो हिटलरी डिसीजन नहीं लेना चाहिए। ये सेकुलर डेमोक्रेटिक कंट्री है, इसमें जो सिस्टम चला रहा है आइन का कानून चलना चाहिए। इनके हिटलरी कानून और नागपुर से डिक्टेशन जो इनको आता है वो कानून यहाँ नहीं चलना चाहिए। कभी PM मोदी ने भी कहा था कि एक हाथ में कुरान होना चाहिए और दूसरे हाथ में कंप्यूटर। जाहिर है PM मोदी का मकसद मुस्लिम युवकों को मुख्य धारा से जोड़कर उन्हें जिंदगी की राह में आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करना रहा है। पूरी खुशहाली, समग्र विकास तभी संभव है जब आप यह देखें कि मुस्लिम युवाओं के एक हाथ में कुरान शरीफ है तो दूसरे हाथ में कंप्यूटर है। असम की सरकार भी इस फैसले के पीछे कुछ ऐसी ही दलील दे रही है जिसे संघ का भी साथ मिल रहा है। तरह तरह से प्रदेश विचार कर रहे हैं। केंद्र ने तो एक सिंपल फार्मूला ले लिया था कि सब मदरसों का और आधुनिकीकरण किया जाए ताकि वो जो दकियानूसी चीज़ों में से निकलकर एक नई हवा में इस्लाम के साथ और भारत के संविधान के साथ जी सके और आगे बढ़ सके। ऐसा नहीं है कि असम में सरकार मदरसों को ही बंद करेगी। राज्य के संस्कृत स्कूल पर भी वो फैसला ले सकती है। ये कोई पहला मौका नहीं है कि मदरसे को लेकर देश में बहस छिड़ी हो। गाहे बगाहे मदरसे को लेकर जुबानी जंग थी। हालांकि प्राइवेट मदरसों का मुस्तकबिल क्या होगा, इस पर असम की सर्बानंद सोनोवाल सरकार ने पत्ते नहीं, लेकिन फिलहाल सरकारी मदरसे पर उसकी सख्ती ने बहस का कई सिरा खोल दिया है। हेमंत कुमार नाथ, गुवाहाटी, आज तक। तो आपको बता दें कि इस वक्त हमारे साथ आ गई है नूपुर शर्मा, वो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी की। हमारे साथ चंपक कलिता होंगे, वो जनरल सेक्रेटरी हैं AIDUF के। हमारे साथ अतीक उर रहमान होंगे, वो इस्लामिक स्कॉलर हैं। और जफर सरेशवाला हमारे साथ होंगे, वो फॉर्मर चांसलर हैं मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के। सबसे पहला सवाल मेरा नूपुर शर्मा आपसे है।
विपक्ष ये कह रहा है कि संघ के एजेंडा को बीजेपी लागू करना चाहती है, इसलिए मदरसों को जिनको सरकारी फंडिंग है और वहां कुरान पढ़ाई जाती है बंद करना चाहते हैं। क्या कहिएगा? सबसे पहले तो बात पूछना चाहती हूँ रोहित जी, संघ का एजेंडा क्या है कि हमारे देश के बच्चों का भविष्य मेन स्ट्रीम हो, कि वो सिर्फ कुरान से कलमा और बाइबल की एक वर्स और किसी गीता और महाभारत से एक दोहे पढ़ने लायक नहीं, उससे आगे भी पढ़े। आपने अपने पायलट में दिखाया है कि असम की सरकार संस्कृत स्कूल्स और स्टेट रन मदरसा, अब मुझे खुद समझा दीजिए कि एजुकेशन का इम्पार्टेशन जो होता है वो कॉन्करेंट लिस्ट में आता है हमारे संविधान में, मतलब कि राज्य केंद्र सरकार दोनों आपस में मिलके और अपने अपने लेवल पे भी इस पे कानून बना सकती है। तो असम की सरकार अगर ये सवाल पूछ रही है कि हमारे पैसे पे सिर्फ रिलीजियस टीचिंग हो या धार्मिक पढ़ाई हो, इससे बच्चे का भविष्य क्या रहेगा, मुझे बता दीजिए। अब यहाँ पे बहुत से लोग बैठे होंगे, ये एक ना एक कोई निकाल लेंगे, यूपीएससी में एक मदरसे में पढ़ा था, 8 साल बाद उसने यूपीएससी क्लियर कर लिया, पीएचडी करने के टाइम पे। मुझे बता दीजिए देश में कितने मदरसे हैं और उनमें से कितने लोग आईआईटीज में पढ़ लिए, आईआईएम में पढ़ लिए, विदेश में बढ़िया नौकरी करके बहुत बढ़िया पढ़ाई करके नौकरी कर लिए या यूपीएससी क्लियर कर लिए। अगर असम की सरकार कहती है कि रिलीजियस टीचिंग, और हमारा प्रियम्बल कहता है कॉन्स्टिट्यूशन का कि हम सेक्युलर हैं, मानती हूँ 26 और 30 आर्टिकल के धाराओं के अधीन एक राइट है इन लोगों का, लेकिन अगर असम की सरकार को ये ठीक नहीं लगता तो मेरे हिसाब से कोई खराब नहीं, बहुत अच्छी डिसीजन है और नवंबर में इस नोटिफिकेशन का इंतजार करूंगी। चंपक कलिता, क्यों विरोध है आप लोगों का? जी देखिए, ये जो मदरसों के बारे में बात कर रहे हैं, संस्कृत टोल के बारे में बात कर रहे हैं, संस्कृत तो बहाना है, ये मदरसा निशाना है। ये हिमंत बिश्व शर्मा अपना जो ये नागपुर के जो अपने प्रभु है, बॉस है, उनको संतुष्ट करना चाहते हैं। और यहाँ आसाम में कोई आंदोलन नहीं हुआ कि मदरसों को सरकारी धन दिया जाए, ये बहुत दिनों से ये सिलसिला चला आ रहा है। अभी देखिए, एक जहनी रूप से बीमार आदमी जब देश का सूबे का आपका स्वास्थ्य मंत्री बनेगा, सूबे का शिक्षा मंत्री बनेगा, तो इससे ज्यादा कोई उम्मीद हम लोग से बच नहीं है। और बाकी जो ये नुपुर शर्मा कह रही है कि मजहबी शिक्षा, ये गलत बयानी कह रहे हैं। लेकिन ये जो प्रधानमंत्री जी बोले कि एक हाथ में कुरान एक हाथ में कंप्यूटर, तो यहाँ जो 600 नंबर का पढ़ाई चलती थी, इसमें सिर्फ 50 नंबर का पढ़ाई चलती थी मजहबी पढ़ाई। तो इसमें ये कुरान और कंप्यूटर वाला ही चीज है। तो 600 में से 550 नंबर का तो पढ़ाई चलती है नॉर्मल, उसमें साइंस है, उसमें गणित है, उसमें आपका असामीज है, उसमें इंग्लिश है, उसमें सोशल साइंस है, और उसमें खाली आपका 50 नंबर का ये मजहबी शिक्षा दिया जाता था। अभी देखिए, ये मजहबी शिक्षा से प्रॉब्लम क्या है? ये मजहबी शिक्षा, स्पिरिचुअल शिक्षा लोगों को इंसान बनाती है। कोई ऐसा, ये सेकुलरिज्म का मतलब ये नहीं है कि कोई नास्तिक है, धर्मनिरपेक्ष का मतलब ये नहीं कि अधर्म है। ये धर्म को भी, धर्मीय जो आपका ढांचा है, तो धर्म क्या सिखाता है कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, ये गलत है क्या? अगर कोई गीता भागवत बाइबल अगर कुरान को कोई व्याख्या करे तो उसका कोई गलत है क्या? अगर गलत होता तो पार्लियामेंट में कुरान को शपथ ग्रहण में क्यों लाया जाता? अगर गलत होता तो अदालतों में कुरान से शपथ क्यों खाया जाता? कि ये पॉजिटिव चीज है। लेकिन नागपुर के लोग, आरएसएस के लोग अपना एजेंडा सेट करना चाहते हैं। ये डेवलपमेंट अनएम्प्लॉयमेंट फेल है, इसीलिए ये सब इस्लाम को ठेस पहुंचा के ये कम्युनल पोलराइजेशन करना चाहते हैं। क्योंकि 2021 में आसाम में चुनाव है। चाहूंगी रोहित जी, बोले नुपुर। देखिए, मैं सबसे पहली बात कहना चाहती हूँ कि भाई शपथ सिर्फ लेने की बात नहीं है कि गीता कुरान पे हाथ रख के शपथ ले ली। आपकी मेन पढ़ाई क्या है? आपने किसी भी बात पे, आपने जो इतना लंबा चौड़ा 2 मिनट बोला, किसी बात पे तथ्य नहीं था, तथ्य मैं देती हूँ आपको। 24 सितंबर, मेरे सामने पड़ी हुई है न्यूज, 24 सितंबर 2020 में एनआईए एक इंटेरोगेशन और छापा मार के पता करती है कि टेरर अक्यूज्ड मदरसे की गाइज में, मदरसे के वेश में एक रेडिकलाइजेशन कैंप खोलना चाह रहा था। ये राष्ट्रीय न्यूज़पेपर की, ये अगर आप देख सकते हैं, ये उसकी न्यूज है। अभी एक दिन पहले श्रीनगर के अंदर पीएसए के तहत चंपक जी एक सेकंड चंपक जी, आप 2.5 मिनट बोले, किसी ने टोका आपको?
नहीं टोका ना। एक दूसरे की बात सुनना सीखिए ना सर, वो बोल लेंगे फिर आप बोलिएगा, इसमें कोई बुरा मानने की बात तो है नहीं। अपना अपने बात रखिए, कम से कम यहां कोई लड़ाई झगड़ा करके ये थोड़ी ना साबित करना है घर जाके कि देखो मैंने उसको बोलने नहीं दिया। एक एक करके बोलिए, अपनी अपनी बात रखिए, लोगों को समझ तो आए कि कौन क्या कहना चाहता है। मैं वापस आपके पास भी आऊंगा। बोले नूपुर शर्मा, पूरा कीजिए बात को। ये है अक्टूबर 13 की न्यूज, ये कहती है 3 जम्मू कश्मीर के टीचर पब्लिक सिक्योरिटी एक्ट के अंदर एक मदरसे से पकड़े गए, क्योंकि इसी मदरसे के 13 ऐसे शिष्य थे जो टेरर ऑर्गेनाइजेशंस को ज्वाइन कर चुके थे, इंक्लूडिंग वो वाला शिष्य, वो वाला छात्र जिसकी गाड़ी का इस्तेमाल करके पुलवामा के अंदर सीआरपीएफ जो हमारे जवानों की गाड़ी के अंदर जो गाड़ी भेड़ी गई थी जिससे एक ब्लास्ट हुआ था, इंक्लूडिंग दैट स्टूडेंट, वो छात्र भी इसी मदरसे का पढ़ा हुआ है। तो इस मदरसे में इन 3 अध्यापिकाओं की क्या रोल था, और इसके साथ मैं आपको बता दूं तो इंटेरोगेशन एजेंसी 5 और 6 और ऐसे अध्यापकों के ऊपर एक बिल्कुल सर्वेलेंस बनाए रखे है। और तीसरा, मेरे हिसाब से जनाब ये कलकत्ता से हैं, बंगाल से हैं। बंगाल का मैं आपको एक बात बता दूं तो 2017 की बात है, ममता दीदी की अपनी सरकार स्टेट रन मदरसे में कुछ स्टेट की तरफ से अध्यापक भेजती हैं, उस अध्यापक को मार पीट के बाहर निकाला जाता है क्योंकि वो जनगण मन गाने के लिए एक इच्छा जागरूक करता है, तो मौलवी मदरसे के मार पीट के बाहर भगा देते हैं क्योंकि उनको उसका पैंट और शर्ट पहनना पसंद नहीं, और अध्यापक को, वो जो स्टेट का अध्यापक है, मतलब राज्य सरकार का अध्यापक जाता है वहां पे, और खुद मुसलमान है वो, उससे ये और कहते हैं कि ऊंचे पजामे और अगर तू कुर्ता पहन कर टोपी लगा के नहीं आया और तूने दाढ़ी नहीं बढ़ाई तो तू वापस नहीं घुसेगा। मेरा सवाल है आपसे, मदरसे बंद करने का फैसला या उनको सरकारी स्कूल में तब्दील करने का फैसला इसलिए कि आपको उनका मॉडर्नाइजेशन करना है जैसा कि हिमंता बिस्वा शर्मा कह रहे हैं, या फिर सरकार ये मानती है कि यहां आतंकवाद की ट्रेनिंग होती है जिसका आप उदाहरण दे रही हैं? देखिए, मैं आपको इतना बता दूं तो जहां तक मोदी जी का सवाल है, 2014 के चुनाव के पहले अगर आपने हमारा संकल्प पत्र 2014 में 19 में भी देखा होगा तो मदरसों को मॉडर्नाइजेशन करने की बिल्कुल कड़ी एक हमारा संकल्प था जिसमें हम खरे भी उतरे हैं। अगर आप देख ले तो दिसंबर 2019 तक हमने 22,500 करोड़ माइनॉरिटीज वेलफेयर में हमने खर्च कर दिया है। स्टेम एजुकेशन को लाने वाले, आपको याद होगा पिछले साल चुनाव जीते हम मई 2019 में, जून 2019 के अंदर स्टेम एजुकेशन, एम्पावरमेंट, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, ये 3 E's का एक फॉर्मूला लेके हमने मदरसों को बहुत मॉडर्नाइज करने की कोशिश भी करी कि साइंस पढ़ाइए, अंग्रेजी पढ़ाइए, हिंदी पढ़ाइए, आप सोशल साइंस पढ़ाइए, मैथ्स पढ़ाइए, कंप्यूटर पढ़ाइए, डिजिटाइज कीजिए, सब कुछ सिखाइए, स्किलिंग भी कीजिए। लेकिन अगर कुछ प्रदेशों में ऐसा अगर भनक है, ये डिसीजन असम की सरकार का है, ये डिसीजन केंद्र सरकार का नहीं है। अगर असम की सरकार को लगता है कि उनका पैसा गलत इस्तेमाल हो रहा है, या मैं कहूंगी कि ये ट्रेनिंग कैंप चल रही है या फिर एक रेडिकलाइजेशन कैंप चल रही है और ये पढ़ाई का कोई एंड नहीं है और ये बच्चे किसी नौकरी पेशा इंसान बन के नहीं निकलते ग्रेजुएशन के बाद, तो मेरे हिसाब से राज्य सरकार को पूरा हक है ऐसा निर्णय लेने। ठीक है, चंपक कलिता अपनी बात रखिए। उसके बाद जफर सरेशवाला आ गए हैं, वो खुद यूनिवर्सिटी के चांसलर रहे, जरा उनसे पूछेंगे कि वो किस चीज को बेहतर मानते हैं। चंपक जी बोलिए। बता के ये जनरलाइज कर रहे हैं। अभी देखिए जो आसाराम है, चिन्मयानंद है, इन लोग का जो हरकत है कि आप हिंदुस्तान के में साधुओं को बैन कर देंगे क्या? हिंदुस्तान में स्वामियों को बैन कर देंगे क्या? अभी दावोस से अपना नीरव मोदी भाग गए, और कहां से भाग गए? वो अपना प्राइम मिनिस्टर के संग से भाग गए, तो आप प्राइम मिनिस्टर को बैन कर देंगे क्या? अभी आप देखिए ये जो सिलेक्टिव बात बोल रहे हैं, अभी आपका बीजेपी के लोग ISI का कनेक्शन में पकड़ा गया, इंडिया में, हिंदुस्तान में कहीं पकड़ा गया ISI का लिंक में, तो आप इंडियन आर्मी, इंडिया को आप बैन कर देंगे क्या? ऐसा कुछ हो तो गवर्नमेंट आपके पास है, आप इनको पकड़िए, ये तो कोई बात नहीं है। और जहां तक आधुनिकरण की बात है, अपना आसाम का गवर्नमेंट मदरसा तो पहले आधुनिक है, इसमें आप कंप्यूटर को प्लस करिए, अभी कुछ और नया चीज है, आप लेबोरेटरी स्थापन करिए, लेकिन अब मदरसों को बंद कर देगा, ये क्या मतलब है? ये तो आज से नहीं चल रहा है, ये कई दशकों से चल रहा है। शिक्षा मंत्री है हिमंत बिस्वा, वो भी कांग्रेस जमाने में 10-12 साल शिक्षा मंत्री था, तो अब उसको क्यों ये याद नहीं आया? आज अब बीजेपी के आते उसको याद आ गया। अभी 4 साल क्यों याद नहीं आया? अभी क्यों याद आया? क्योंकि 2021 में चुनाव है, और इसीलिए हम कहते हैं ये RSS का एजेंडा है। RSS के नागपुर के प्रभुओं को खुश करने के लिए ये बीजेपी का हिमंत बिस्वा ये सब कर रहा है। ठीक है, ओके। अब जरा हमारे साथ
मौजूद हैं जफर सरेशवाला। जफर सरेशवाला, आप तो खुद यूनिवर्सिटी से जुड़े रहे लंबे समय तक, आपको लगता है मॉडर्न एजुकेशन, मदरसे का मॉडर्नाइजेशन, एक हाथ में कंप्यूटर एक हाथ में कुरान, जो मोदी ने प्रधानमंत्री बनते समय नरेंद्र मोदी ने बात कही 2014 में, वो ना लागू करके सरकार एजेंडा लागू कर रही है आरएसएस का जब वो मदरसा के मॉडर्नाइजेशन की बात करती है? तो देखिए, मैं थोड़ा आपको बताना चाहता हूं मोदी साहब का जो आइडिया, जब मोदी साहब गुजरात में थे, ये बात है 2011 की, जब गुजरात में मदरसे के जितने बड़े मदरसे हैं गुजरात के, वो मोदी साहब के पास आए, उसके मोहतमिम रेक्टर, मैं भी था उस मीटिंग के अंदर, और वहां मोदी साहब के सामने उन्होंने एक बात रखी कि भाई हमारे मदरसे के बच्चे जो हैं उनका चिकन एंड एग स्टोरी है, इसलिए कि वो 5 साल की उम्र में मदरसे में आ जाते हैं, स्कूल में जाते नहीं है। मदरसे से जब बाहर निकलते हैं तो चूंकि स्कूल में गए ही नहीं है, 10वीं नहीं दी उन्होंने, 12वीं नहीं दी, तो अब वो आगे बढ़ना चाहें जिंदगी में तो बढ़ नहीं सकते। तो मोदी साहब ने कहा क्या चाहते हो? तो कहा बस आप इतना कर दो, इसलिए कि कानून में यह है कि आप 8वीं पास हो तो आप डायरेक्ट एसएससी दे सकते हो, 9वीं पास हो तो 12वीं दे सकते हो। ये बच्चे कभी स्कूल में ही नहीं गए तो ये ना 10वीं दे सकते हैं ना 12वीं। मोदी साहब ने कहा कि आपके बच्चे तैयार हैं एग्जाम देने के लिए? तो कहा हाँ बिल्कुल तैयार हैं। तो एक पायलट प्रोजेक्ट के अंदर एक हिम्मतनगर के पास का एक मदरसा है, वहां के 13 बच्चों को जो कभी स्कूल में नहीं गए थे, किसी स्कूल में नहीं गए थे, उनको इम्तिहान 10वीं की देने का मोदी साहब ने एज ए चीफ मिनिस्टर वो ऑर्डर पास किया। वो बच्चों ने एग्जाम दी, सारे बच्चे 67% एवरेज मार्क्स से आए। आज पिछले साल हम मिले, हमने उनका सम्मान किया। वो बच्चे मौलाना भी हैं और उन्होंने मास्टर्स किया इंजीनियरिंग में, उन्होंने कंप्यूटर साइंस की डिग्री हासिल की, उन्होंने इकोनॉमिक्स में डिग्री हासिल की। तो ये बात गुजरात में शुरू हुई। और आपने जो चांसलर का जिक्र किया, मैं जब 2015 में आया चांसलर बनकर, अब मैं यहाँ एक बात कहना चाहता हूं, जो पाकिस्तान भी और सऊदी अरब भी कभी नहीं कर पाई वो हिंदुस्तान में हुआ। वो क्या हुआ कि ये मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी जो है, ये उर्दू के बच्चे जो उर्दू में पढ़ के निकलते हैं वो हायर एजुकेशन में कैसे जाएं, उसके लिए मैं जब चांसलर बना तो मैंने सरकार के सामने दरखास्त रखी कि आप अगर हमारे हम 200-250 मदरसा आइडेंटिफाई करते हैं, उन बच्चों को डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में आने के लिए आप प्रावधान कर दें। सरकार ने कर दिया, हमने 250 मदरसा आइडेंटिफाई किए, हमने उनके लिए एक ब्रिज कोर्स बनाया और 2015 में पहली मर्तबा 14 बच्चे आए जो कभी स्कूल में नहीं गए थे, मदरसे से डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में। उसके बाद 2016 में 81 बच्चे आए, 2017 में 160 बच्चे आए। तो लेकिन सर आपके सामने बैठ के ये बोल रहे हैं सज्जन लगातार कि साहब ये तो नागपुर का एजेंडा लगाना चाहते हैं, मोदी तो मदरसों को बर्बाद कर देना चाहते हैं। शाम को 5 बजे हमने डिबेट किया, वो कह रहे हैं कि इनका नासूर है, ये हमेशा से मदरसा सिस्टम को खत्म कर देना चाहते हैं। आप उससे उलट बता रहे हैं। पाकिस्तान की कायदे आजम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर आए, उन्होंने जाकर डॉन मैगजीन में आर्टिकल लिखा और यह लिखा कि हम 70 साल में जो पाकिस्तान में नहीं कर पाए वो हिंदुस्तान में आज हो गया है। और मैं आपके सामने मिसाल बता सकता हूं, कम से कम 20 ऐसे बच्चे हैं जो मौलाना भी हैं और इंजीनियर भी हैं, मौलाना भी हैं और डॉक्टर के मेडिकल में जा रहे हैं। तो ये तो कभी हुआ ही नहीं था। अब रही बात हेमंत बिस्वा शर्मा साहब की बात, अगर हेमंत बिस्वा शर्मा साहब ये कहते हैं कि भाई हम ये मदरसे को स्कूल में और क्वालिटी एजुकेशन में अगर कन्वर्ट करने का वो काम करने की बात कर रहे हैं, तो मैं उसको वेलकम करता हूं। इसलिए कि अगर कुरान पढ़ना है, हदीस पढ़नी है तो बहुत सारे मदरसे हैं। आपको गीता का पाठ करना है तो वैदिक स्कूलें हैं, अगर बाइबल पढ़नी है तो उसके लिए कैथलिकिज्म की स्कूलें हैं। मैं समझता हूं कि सरकार जो है वो क्वालिटी प्राइमरी एजुकेशन का प्रावधान करे, और अगर वो करती है और ये मदरसों को क्वालिटी स्कूल में कन्वर्ट करती है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। आपको नहीं है ना सर? अतीकुर रहमान को हो सकती है। अतीकुर रहमान, आप इसके पक्ष में या इसके खिलाफ हैं? जी रोहित भाई, देखिए जफर साहब ने जो कुछ भी कहा वो बहुत साफ सुथरा एक एजुकेशनल सिस्टम की बात की है। यहाँ पर ट्रस्ट डेफिसिट का मामला आता है
कि हम, क्योंकि ये सरकार आरएसएस के आइडियोलॉजी पे चलने वाली है, हम इसके ऊपर पूरी तरह से विश्वास कर नहीं पाते हैं। ये पायलट प्रोजेक्ट लाएं, ये बताएं, रिजल्ट्स बताएं, ऑन ग्राउंड रिजल्ट्स बताएं। तो वही तो अगर बता रहे थे इनकी अभी नीयत सुरेश वाला साफ इतनी है, देर से। भाई वो पायलट प्रोजेक्ट और रिजल्ट ही तो बता रहे थे आपको, पूरी दुनिया ने देख लिया, आपने नहीं देखा अभी तक। रख सकता हूँ मौलाना और इंजीनियर, सफर मौलाना और इकोनॉमिस्ट, मौलाना और अकाउंटेंट, और ये आरएसएस वाली मोदी साहब कौन है भाई? मोदी साहब के जमाने में गुजरात में भी हुआ और अभी भी हुआ। और ये मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी जो है, ये तो 1998 से है भाई। मोदी की सरकार तो 2014 में आई, तो इससे पहले क्यों कोई ने नहीं किया? ये तो वही आरएसएस वाली सरकार ने किया और किया। जफर ये साहब 30 पायलट सेकंड नहीं हो रहा है। रोहित भाई सुबह बोलिए से सर, कम से बोलिए, कम बोलिए, 4 बोलिए। डिबेट पे मैं गया हूं, और जफर साहब से अभी मुझे, और इससे पहले भी मेरी बात हो चुकी है जफर साहब से इस मुतालिक। उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि ये है, लेकिन जो सुबह से मैं 4-5 डिबेट पे गया हूं, उसमें यही इल्जाम लगाया गया है कि मदरसे के अंदर सिर्फ और सिर्फ आतंक पैदा होता है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि यहाँ पर अगर कोई नियत साफ वाली पॉलिसी है, तो मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं कि हिंदुस्तान का मुसलमान, जैसा जफर साहब कह रहे हैं, कंधे से कंधा मिलाकर लेकिन सरकार के अतीक साथ साहब, चलने के अभी लिए तैयार है। आपको सामने सामने जफर साहब ने पूरा पायलट प्रोजेक्ट बताया, मैं आपको मदरसे बता का रहा हूं, नाम बीजेपी बताया, के स्पोक्स शहर पर्सन का ने नाम मुझे बताया, कहा है कि यूनिवर्सिटी नहीं, का नाम बताया। हो मदरसे के सकता अंदर है सिर्फ आप उनको आतंक थोड़ा पैदा और होता पोक है। करेंगे तो वो अपने 12-15 स्टूडेंट्स के नाम भी आपके सामने रख देंगे, तो वो अरे आप ही मैं को बीजेपी कन्विंस के कराने में 1 साल 2 साल की निकाल दे बात क्या? बता रहा हूं। राकेश सिन्हा पिछली कि डिबेट आप में मुझे पूर्वाग्रह से कहा ग्रसित हैं, सबके आपका जवाब प्रेजुडिस कहा है, कि तो वो मदरसे उसी में को कन्विंस सिर्फ करने में 2 साल निकाल दे क्या? टेररिस्ट हैं। राकेश सिन्हा आरएसएस के स्पोक्स पर्सन ने मुझसे कहा कि मदरसा सिर्फ टेररिस्ट पैदा कर सकता है। अतीकुर इसका रहमान, जवाब जिस कैसे तारीख में देंगे मैं सर? और आप बैठ के बात कर रहे हैं ना यहाँ पे, उस तारीख में कल शोपियान में बाकायदे एक मदरसे के 3 टीचर पकड़े गए हैं और आरोप यह है कि 13 आतंकवादी वहां से ट्रेन होकर निकले। अब क्या कीजिएगा उसका? जवाब दे दूंगा रोहित भाई। तो 2 अलग अलग चीजें हैं। चाहता हूँ। जो हेमंता बिस्वा कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम मॉडर्नाइजेशन करना चाहते हैं, आप ये कह रहे हैं कि साहब शोपियां का मॉडल दिखा के हमारे मदरसे बंद कर रहे हैं। 2 अलग अलग चीजें हैं ना। मुझे जवाब देना है, अतीक साहब को तो ये जवाब क्यों देना है। रिपीट किया जा रहा है? शोपियान का मॉडल क्यों रिपीट किया जा रहा है? इसरो के अंदर अगर जासूसी अच्छा, आप करते हुए शोपियान हमारे से सवाल नहीं साइंटिस्ट पूछेंगे, पाए जाते हैं, लेकिन आपने एजेंसी से इसरो सवाल को पूछेंगे, नहीं मदरसे किया। से सवाल नहीं पूछेंगे कि तुम्हारे यहाँ ये लोग क्यों निकल रहे हैं, क्यों ऐसी चीजें हो रही हैं। अरे कमाल है। अतीक साहब, इसरो से यही कभी बैठ आपने पूछा के कि मैं और आपको आप बैंक एक क्यों लंबे देना समय बहस चाहिए? कर चुके हैं उन वहाबी किताबों को लेके जिनको सऊदी अरब ने पढ़ाने से बैन कर दिया, लेकिन आप लोग पैरवी करते हैं यहाँ टीवी पर बैठकर उसकी। एक बड़ी चीज और कही हेमंता बिस्वा शर्मा ने अपने बयान में, वो ये थी कि लव जिहाद का राग भी उन्होंने छेड़ दिया। साथ साथ उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर कई मुस्लिम लड़के हिंदू नाम रखते हैं, अपनी पहचान छुपाकर वो रिश्ते बना लेते हैं और उसके बाद धोखाधड़ी से शादियां कर ली जाती हैं। हम ऐसी शादियों को लेकर भी जांच करेंगे। ये एक बड़ी चीज हेमंता बिस्वा शर्मा ने कही। अब तक केरल में लव जिहाद को लेकर लगातार आरोप लगते थे, उत्तर प्रदेश में भी कुछ समय लव जिहाद के मामले आए, लेकिन अब असम के शिक्षा मंत्री ने भी इस मामले को लेकर सवाल खड़ा किया है। ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे तो इस सवाल को भी चर्चा में लाएंगे और पूछेंगे नूपुर। असम के शिक्षा मंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने लव जिहाद का राग भी मदरसे बंदी के साथ साथ छेड़ दिया। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर कई मुस्लिम लड़के हिंदू नाम रखते हैं, फेक प्रोफाइल बनाते हैं और उसी फर्जी पहचान के जरिए रिश्ते बनाए जाते हैं। ऐसी शादियों को लेकर भी असम की सरकार जांच का एक पूरा एक तरीके का आंदोलन चलाएगी। हेमंता बिस्वा शर्मा ने ये बड़ी बात कह दी है जिसको लेकर सियासी हंगामा मचा है, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने सरकारी मदद पाने वाले मदरसों को भी बंद करने या सरकारी स्कूल में तब्दील करने की बात कही, जिसके पीछे लव जिहाद वाले मामले को लेकर बात दब गई। लेकिन नूपुर शर्मा, हमारा सवाल यह है, हम आपको बात सुनवाते हैं पहले हेमंता बिस्वा शर्मा की, उसके बाद नूपुर आपके पास आते हैं। सुनिए क्या कहा हेमंता बिस्वा शर्मा ने। Many boy put their Hindu name. I am a Muslim, but I put in the Facebook my name as Hindu, and I also put my photograph going to some temple or in front of some temple, giving the impression that I am a Hindu person or Hindu. I am a Hindu.
This might be vice versa also, I don't know. But thereafter, once a girl enter into marriage, after 1 or 2 days they discovered that things are not the same. The boy is not from the same religion where from I thought to be. So this is a marriage based on basically false information. Marriage has been based on wrong, basically it is a breach of trust. तो ऐसी शादियां धोखे पर आधारित होती हैं। नुपुर शर्मा, लव जिहाद और मदरसा दो बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि लव जिहाद का एजेंडा मदरसा वाली बात में दब गया। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं दो तीन चीज कहना चाहूंगी, फिर मैं लव जिहाद पे आती हूँ। सबसे पहली बात, ये बैन वैन करने की कुछ बात सुनी मैंने। वैसे भाई साहब, 12 प्रदेश जहाँ पे आईसिस की फॉलोइंग पाई गई है एनआईए के द्वारा, उसमें से 6 प्रदेशों के अंदर, ये एक आपके अन्य पैनलिस्ट के लिए रोहित जी, 6 प्रदेशों के अंदर 130 लोग जो इंजीनियर्स भी थे, काफी उसमें से काफी पढ़े लिखे लोग भी थे, ऐसे पाए गए जिनका आईएसएस से डायरेक्ट ताल्लुक था सोशल मीडिया के द्वारा। अब बैन करने की बात करें तो कोई आईएसएस से ताल्लुक रखता है तो मुसलमान बैन कर दे क्या देश में? ये बैन मौलवी बैन कर दो और साधु बैन करने की बात नहीं है। बैन तो कलकत्ता के उच्च न्यायालय ने किया था 2013 में, इमामों को गैर कानूनी एक मुआवजा देना, जो ममता दीदी ने कोशिश करी थी। हाँ, जो जफर भाई कह रहे हैं वो भी सत्य है कि मॉडर्नाइजेशन ऑफ मदरसा बहुत जरूरी है, और जो ये सरकार करती आ रही है, मेरे पास तो आंकड़े पड़े, मैं बोलूंगी पूरी रात निकल जाएगी, लेकिन ये एक टेरर ब्रीडिंग ग्राउंड की तरह इस्तेमाल हो रहा है, ये भी सत्य है। तो कृपया करके अपना दिमाग खोल के सोचिए और पढ़ के बोलिए कृपया करके। दूसरी बात, लव जिहाद पे आती हूँ। मेरे सामने रोहित जी कुछ आंकड़े पड़े हैं, सिर्फ 1.5 साल के 11 ऐसे केसेस पड़े हैं मेरे सामने, जिसमें से 3 बता दूं मैं आपको। तो इसमें सोशल मीडिया का मिसयूज करके अपने आप को हिंदू नाम देके, लड़की को अपने आप को हिंदू प्रस्तुत करके, यौन संबंध बनाने के बाद कहीं पे लड़की गर्भवती भी हुई है। ऐसा मामला अयोध्या में सामने आया है कि शादीशुदा आदमी ने लड़की को अयोध्या में बुलाया, एक गेस्ट हाउस के अंदर यौन संबंध बनाए, उसको गर्भवती करके 4 महीने के बाद उसको छोड़ के भाग गया, पता चला शादीशुदा था। ऐसा मामला मेरठ में भी आया है, जिसमें युवक अपना हिंदू नाम बता के, रावत बता के, बता दूं तो मैं आपको, अपना हिंदू नाम बता के लड़की से यौन संबंध बनाता है सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके, बाद में उसका वीडियो बना के उसको थ्रेटन करता है कि मैं बाहर कर दूंगा। पता चलता है पूछताछ पे कि मुसलमान है, और कहता है हाँ तू हिंदू लड़की है, तुझे मजा चखाना था। ये सारी रिपोर्टेड है, ये अन्य बड़े बड़े राष्ट्रीय न्यूज़पेपर्स की रिपोर्ट्स हैं। ऐसे 3 मामले तो मेरे सामने पिछले 1.5 साल के पड़े हुए हैं, और मैं तो ऐसे ऐसे आंकड़े बता सकती हूँ आपको, जगह जगह के आपके होश उड़ जाएंगे। सबसे बड़ा किस्सा तो तारा शाहदेव का हम कोई नहीं भूल सकते। एक बहुत सेलिब्रेटेड शूटर किस तरीके से अपने आप को कोहली बता के उस महिला से शादी करी, शादी के बाद एक किसी का वेडिंग इनविटेशन कार्ड आया तो पता चला कि हस्बैंड का नाम तो कुछ और है, धर्म भी कुछ और है, उसके साथ जोर जबरदस्ती करी। या अभी कुछ दिन पहले लखनऊ के अंदर 35 साल की महिला अपने आप को कैसे आग लगा लेती है, क्योंकि उसके इन-लॉज हस्बैंड के जाने के बाद उसको फोर्स कर रहे हैं कि वो इस्लाम कबूल करे। तो लव जिहाद एक रियलिटी है, ये शब्द हमने कॉइन नहीं किया। केरला की चर्च संस्थानित केरला हाई कोर्ट के अंदर याचिका दर्ज करके जब इस पूरे फ्रेज को कॉइन किया था। इसकी हिस्ट्री बहुत लंबी चौड़ी है, आप चाहे तो मैं और बोल सकती हूँ, लेकिन जो उन्होंने बात कही है ना, उन्होंने कहा कि हमने सख्त कदम उठाने की तैयारी की है इस मामले में। अगले 5 साल में हम देखेंगे कि जो शादियां हों वो आउट ऑफ फ्री विल और देयर इज नो डिसेप्शन। हम ऐसी शादियों के खिलाफ लड़ेंगे जो कि धोखाधड़ी पर आधारित रहेंगे। ये कैसे जांचेंगे? कोई प्लान है, कोई उन्होंने तैयार किया है, या ऐसे ही बस क्योंकि कुछ जगह छप रहा है और लोग चर्चा कर रहे हैं उसकी? देखिए, हेमंत बिस्वा शर्मा जी बहुत सीनियर नेता है। मैं आपको एक बात बता दूं, अगर कोई अपने आप को हिंदू प्रस्तुत करके हिंदू लड़की से हिंदू धर्म के और हिंदू मैरिज एक्ट के तहत शादी करता है, तो मैं आपको उसका एक कानून बता सकती हूँ यहाँ बैठ के, कि अगर आप डिसेप्शन से या कोई चीज या बहुत ही अहम इंफॉर्मेशन को सप्रेस करके शादी करेंगे तो वो वॉइड अब इनिशियो मानी जाती है, तो वो शादी मानी नहीं जाती। अगर आप हिंदू संस्कारों के हिसाब से हिंदू मैरिज एक्ट में शादी करने जाते हैं तो 2 तरीके हो सकते हैं। एक तो वो शादी मानी नहीं जाएगी अगर हिंदू संस्कार रीति रिवाज से आपने शादी करी। दूसरी चीज ये है कि अगर कोई फेक आइडेंटिफिकेशन, मेरे पास ऐसे काफी मामले हैं, सोशल मीडिया में अपनी कोई और आइडेंटिफिकेशन दी और असलियत में दिखाया कि एक नकली आधार कार्ड, मतलब एक नकली आइडेंटिफिकेशन भी बना रखा है। तो कहीं ना कहीं अगर असम, बिकॉज लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट है, कहीं ना कहीं अगर असम की सरकार और हेमंत बिस्वा शर्मा ऐसे एक नेता है जो बहुत अच्छी तरीके से इनसाइड आउट जानते हैं अपने राज्य को, अगर वो चाहे तो इस पे क्रैक डाउन कर सकते हैं कि कोई भी नकली आइडेंटिफिकेशन के साथ उस प्रदेश के अंदर, उस राज्य के अंदर ओपनली घूमना ना हो।
तो मैं- इस चीज से भी ये बात बहुत अभी आपके पास वापस आऊंगा। चंपक जी कमेंट करना चाहते हैं, उसके पहले जफर सरेश वाला कुछ कह रहे हैं। बोले जफर साहब, आपको लगता है ये देखिए, लव जिहाद होता है? क्योंकि केरल से पहले लगातार शिकायतें आई, फिर उत्तर प्रदेश में भी जब चुनाव आया तो खूब सुना लव जिहाद, लेकिन उसके बाद गुम हो गया, अब अचानक फिर से खड़ा है। देखिए, मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ, यहाँ पर हेमंत बिश्व शर्मा साहब की अगर बात आपने सुनी हो तो उन्होंने कहा वाइस वर्सा, यानी मुसलमान धोखा देकर हिंदू नाम करके भी करता है और हिंदू भी करता है, यानी धोखा दोनों होता है। उन्होंने बहुत क्लियर कट कहा वाइस वर्सा। मैं यहाँ नुपुर जी को कहना चाहता हूं कि इस्लामिक लॉ में झूठ बोलकर, धोखा देकर या कोई ऐसी चीज सप्रेस करके अगर निकाह किया तो वो निकाह भी नल एंड वॉइड है। इस्लामिक लॉ में क्लियर कट है। किसी भी धोखाधड़ी और ऐसी इंफॉर्मेशन जो आपने छुपाई है तो वो निकाह ही नहीं है, नल एंड वॉइड है। तो जो धोखा देने वाले हैं, मैं ये समझता हूं कि ये सब धोखा, झूठ बोलने वाले, धोखा देने वाले हैं। तो ऐसे लोगों के साथ जो कानून की कार्रवाई है वो कार्रवाई होनी चाहिए। मैं अगली बात, पिछली बात पर आना चाहता हूं, खासतौर से जो हमारे अतीक साहब ने एक बात कही थी कि भाई सुबह से मैं डिबेट में ये देख रहा हूं, तो मैं अतीक साहब को एक बात कहूंगा कि जो डिबेट में जो लोग आते हैं ना, उनको मत ध्यान मत दो। सरकार के जो मिनिस्टर जो बैठे हैं वो क्या करते हैं, वो क्या कहते हैं, यानी नरेंद्र मोदी साहब और 4-5 जो मिनिस्टर हैं वो ही। इसलिए कि बहुत सारे बीजेपी के जो स्पोक्स पर्सन आते हैं उनको भी मोदी साहब की थिंकिंग और मोदी साहब की थॉट प्रोसेस का अंदाज नहीं है। अब मैं ये एक बात कहना चाहता हूं कि अगर मदरसों से आतंकवाद निकलते हों तो ये सरकार ने 250 मदरसे आइडेंटिफाई किए कि जिन मदरसों से जो बच्चे आएंगे उनको डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलेगा। तो फिर ये आतंकवाद की फैक्ट्री से कहां से आया? तो मैं समझता हूं कि देखिए, ये जो आरएसएस के नाम से या कुछ नाम से कुछ लोग जो टीवी पे आते हैं उनकी बातों को बहुत ध्यान में देने की जरूरत नहीं है। लेकिन जफर साहब, आप ही की बातों को ध्यान देते हुए मैं चंपक जी के पास जाऊंगा, उससे पहले एक कमेंट आपसे और लूंगा बस। आपने कहा कि इस पूरी परिस्थिति में लव जिहाद का जो मामला है वो वाइस वर्सा है। नूपुर ने अभी आपके सामने 1.5 साल के 11 उदाहरण बताते हुए 3 को साइट किया। आप वाइस वर्सा का 2 उदाहरण, 3 उदाहरण, 1 उदाहरण साइट कर दीजिए। देखिए, मैं इस सब्जेक्ट में नहीं हूं, मैंने तो उनका कहा। विश्व शर्मा साहब ने कहा, आप सुनिए, फिर से सुनाइए। विश्व शर्मा साहब ने यह कहा इट कैन बी वाइस वर्सा। तो मैं ये कहना चाहता हूं, अगर मुसलमान कोई ऐसा करता है और उसने सप्रेस करके कोई शादी की है तो वो इस्लामिक लॉ से नल एंड वॉइड है। इसलिए कि इस्लाम अलाउ ही नहीं करता धोखाधड़ी, सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स, शादी के टाइम पे करना, ये झूठ है और वो नल एंड वॉइड है। ऐसा निकाह ही नहीं हो सकता। सर, ऐसा 3 तलाक भी नहीं हो सकता था, लेकिन हो रहा था। फाइनली कोर्ट को कूदना पड़ा उसमें, और उसके बाद हो रहा था। संसद तक जाए। रोहित की अगर कोई लोग अगर गलत चीज चला रहे हो तो आप मानते हैं ना ऐसी चीजें भी हो रही हैं जिसको लेकर आज हेमंता बिस्वा को बोलना पड़ा? इस तरह से नहीं हो सकती। आप मानते हैं ऐसी चीजें हो रही हैं जिसको लेकर हेमंता बिस्वा को बोलना पड़ा? बिल्कुल, देखिए, ऐसा नहीं है कि नहीं हो रही। मैं देखिए, जब तक कि मैं ये नहीं समझता कि मुझे सर में दर्द है या नहीं है तो मैं इलाज ही नहीं करूंगा। तो अगर गलत मेरे समाज में हो रहा है अगर, तो यह जफर सरेश वाला की और अतीक और रहमान की जिम्मेदारी है कि हमारे समाज की खराबी को ठीक करना, यह हमारी जिम्मेदारी है। ओके, चंपक कलिता बोलिए अपनी बात, उसके बाद नूपुर से कमेंट लेंगे, समय बचा तो। चंपक जी बोल सकते हैं, आप सुन रहे हैं, आपको आवाज आ रही है? जी, ये नुपुर साहब तो बोल रहे हैं ना कि हिमंता बिस्वा बहुत सीनियर नेता है। ये वही नेता है जिसने बोला था कि गुजरात का मोदी का पाइप से मुसलमानों का खून जाता है। यही नेता है। यही नेता कह रहा था कि मोदी जो पॉलिसीज लाया है, ये रिक्शा वाला, ठेला वाला चप्पल से मारेगा मोदी को। यही नेता है हिमंता बिस्वा। और दूसरी बात है, अभी जो ये कह रहे हैं कि मौलाना है, इंजीनियर बना, डॉक्टर बना, तो यही तो एक मौलाना मदरसा में नहीं जाएगा तो इंजीनियर डॉक्टर कैसे बनेगा? अभी जहां तक लाभ जिहाद की बात है, इंडिया में इतना बड़ी संख्या में मुसलमान और हिंदू आबादी एक साथ रहते हैं,
यहाँ कोई शादी वादी होने का ऐसा इंटर रिलीजियस मैरिज होने का संभावना है और होते रहते हैं सर। ये इंटर रिलीजियस मैरिज, इंटरफेथ मैरिज एक अलग विषय है, और आइडेंटिटी छुपा के धोखा दे के शादी करना एक अलग विषय है। चंपक जी, नाम क्या चंपक जी, बीजेपी का जो मंत्री लोग चंपक जी, उनका क्या लाभ? चंपक जी, इंटरफेथ मैरिज होना, इंटर रिलीजियस मैरिज होना एक अलग विषय है, उसके अपने तौर तरीके हैं, व्यवस्था इस देश में। लेकिन अपनी आइडेंटिटी गलत बता के धोखा दे के शादी करना एक अलग विषय है। सस्ती नहीं है कि आप नाम लिख दो और फोटो डाल दो, आपके साथ चली जाएगी। हिमंत बिस्व शर्मा ने सारा आसाम के लड़कियों को, महिलाओं को बदनाम किया है, अपमान किया है, उनको क्षमा मांगना चाहिए। इतना सस्ती लड़की नहीं है आसाम की, किसी का फोटो डाल दिया, किसी का नाम डाल दिया तो उसके साथ चली जाएगी। नूपुर शर्मा बोलिए। पता नहीं कहाँ से बोल रही है। मेरे हिसाब से जब से शुरू से बैठे ना यहाँ पे रोहित जी सिर्फ बेतथ्य बात कर रहे हैं, उन्होंने एक चीज का एविडेंस तो दिखाया नहीं। ऐसे तो मैं भी शुरू हो जाती हूँ कि ममता दीदी ने तो ये कहा था मोदी को थप्पड़ मारूंगी। आप बता दीजिएगा, संवैधानिक तौर तरीके से प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री है वो, क्या अच्छा लगता है मुख्यमंत्री का ये कहना? या मैं याद दिला दूं, पिछले साल जब साइक्लोन आया था रोहित जी, आपको याद होगा इस तरीके से उन्होंने प्रधानमंत्री को फेडरल स्ट्रक्चर के बाद की मदद लेना या उनकी बात सुनना या मीटिंग अटेंड करने से इनकार कर दिया था। सुन लीजिए ना, ऐसे तो मैं वो 6 बारी गिन लूं, 6 चंपक जी वो चिल्लाई नहीं आपकी बारे में, खूब ट्रेंड है वो भी चिल्लाने में, समझे इस बात को, वो सुनती रही ना आपकी बात को, इसीलिए कि भाई सम्मानजनक तरीके से एक दूसरे की बात सुने और एक दूसरे को जवाब दें। आपने जो कुछ भी कहा उन्होंने सुना, पसंद शायद उनको भी नहीं आया होगा। बोले नूपुर। रोहित जी मेरी बात को इन्होंने प्रूव कर दिया कि संवैधानिक तौर तरीके पे ये लोग विश्वास नहीं रखते, तभी मेरी अभिव्यक्ति की, मेरी फ्रीडम ऑफ स्पीच को ये खींचना चाह रहे हैं यहाँ पे। दैट्स व्हाट ही हैज प्रूव। डोंट यू रिमेंबर रोहित जी, 6 ऐसे वाक्य गिना सकती हूँ कि कलकत्ता हाई कोर्ट ने वेस्ट बंगाल की सरकार को पुल अप किया है कि आप माइनॉरिटी अपीजमेंट कर रही है जो गैर कानूनी है, गैर संवैधानिक है, मत कीजिए, और बंद कराए, फटकार लगाइए बकायदा। 6 ऐसे वाक्य लिखे मेरे सामने, गिनवाऊं मैं बंगाल में क्या क्या होता है, या ये गिनवाऊं कि बांग्लादेशी घुसपैठिए आते हैं, बुढ़िया औरत का रेप कर जाते हैं। आप ये गिनवाइए नूपुर जी कि उत्तर प्रदेश के चुनाव के पहले आपने अभी तारा सहदेव का मामला तो याद किया, उसके अलावा कितने मामले लव जिहाद के आपने लिस्ट किए थे और उनमें से कितनों पे कार्रवाई की आपकी सरकार ने आने के बाद? उत्तर प्रदेश में आपको याद होगा खूब तुल पकड़ा लव जिहाद के मामले में। नहीं, सब पे कार्रवाई है। आपको ध्यान होगा कि लुधियाना की एक बिटिया भी 1 साल पहले जिसका शव मिला, वो पूरा का पूरा कितना बड़ा मामला था, जो अपने घर वालों से रिश्ता तोड़ के हिमाचल प्रदेश से चली गई थी और मेरठ के अंदर उसका शव प्राप्त हुआ था, कैसे उसका हाथ अलग कर दिया था। ये हाल का ही मामला है जिसमें सारे इंक्लूडिंग और बॉयफ्रेंड जो अपने आप को हिंदू प्रस्तुत करता था, जिसने लड़की के घर वालों को भी अपने आप को हिंदू बताया था, सारे के सारे जिन्होंने उस लड़की के साथ एक सामूहिक दुष्कर्म किया था, सारे अरेस्ट हो गए। और भाई साहब चिन्मयानंद चिल्ला रहे हैं, आपको पूरे फैक्ट्स पता होने चाहिए। अक्यूज चिन्मयानंद दोनों अरेस्ट हुए थे, क्रॉस एफआईआर थी, और अब अक्यूज जो पीड़िता लड़की है सो कॉल्ड एलिजेड, वो हॉस्टाइल हो गई, उसने अपना पूरा आरोप वापस ले लिया है। आज ही की बात है, न्यूज़पेपर पढ़ के आया कीजिए। नूपुर जी मसला चिन्मयानंद नहीं है, मसला ये है कि लव जिहाद क्या केवल एक राजनीति के चंपक जी, चंपक जी समय समाप्त हो गया, समय समाप्त हो गया है। वो कह रहे हैं कि राजनीतिक तौर पर केवल जानबूझ के मामला बनाने के लिए उठाया जाता है। यूपी का आपका पार्टी का वो क्या था? चलिए समय समाप्त हो गया। वैसे भी आप ऑफ ट्रैक जा रहे हैं। मसला लव जिहाद और मदरसे पर तालाबंदी का था। सरकार कह रही है मदरसों का सरकारीकरण करेंगे, जहां सरकार पैसा देती है वहां कुरान नहीं पढ़ाने देंगे, और जो सरकार से पैसा चाहते हैं वो सरकारी स्कूल की तरह चलेंगे, और जहां सरकारी स्कूल की तरह नहीं चलेंगे वहां मदरसे के टीचर्स को सरकारी स्कूलों में तैनात कर देंगे। और लव जिहाद को लेकर जो नई बात आई है, देखने की बात होगी कि ये वाकई आगे बढ़ती है, किसी दिशा में जाती है, या फिर हमेशा की तरह एक शिगुफे की तरह आके खत्म हो जाती है। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।